हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज के हमारे टॉपिक्स हैं। नंबर 1 है आईआर का टॉपिक। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है एंड 3 महीने में थर्ड प्राइम मिनिस्टर इस बार चेंज होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने लगभग 1400 करोड़ की पेनल्टी लगाई है गूगल के ऊपर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, पेनल्टी क्यों लगी है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक। थर्ड आ जाता है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नई स्कीम, एक नया मिशन लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इसके बारे में हमने पढ़ना है। एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एंड लास्टली लो प्रेशर एरियाज बन रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, जिससे कि साइक्लोन बन सकता है, ऐसा आईएमडी की वार्निंग ने कहा है। इसके बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन्स के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा रोज की तरह हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, एक मेंस का क्वेश्चन होगा और एक रिवीजन का टॉपिक रहने वाला है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो ये पॉलिटी से है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी enshrined in the Constitution of India. Securing for citizens a uniform civil code, organizing village panchayats, promoting cottage industries, securing for all reasonable leisure and cultural opportunities. हमें बताना है which of the above are Gandhian principles that are reflected in the DPSPs। तो इनमें से DPSPs कौन से वाले वो हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड आपको लगते हैं। तो कई तरह के हमारे पास DPSPs हैं, ठीक है जी। उसके अंदर कुछ सोशलिस्ट रेलम से आएंगे, कोई कहीं से आएंगे, कोई आपके एनवायरनमेंट से आएंगे। तो गांधीयन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो ऑप्शंस आर 1 2 4, 2 एंड 3, 1 3 4 एंड 1 2 3 4। इसका आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके की। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रस, उन्होंने कहा है कि वो अपनी जो पद है उसे छोड़ रही हैं एंड शी कैन नॉट डिलीवर द मैंडेट फॉर विच शी वॉज इलेक्टेड। यानी कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है लिज ट्रस ने, और उन्होंने ये कहा है कि जिस चीज़ के लिए उन्हें चुना गया था शायद वो पूरा करने के लिए काबिल नहीं है, और इसीलिए वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो देना चाहती हैं। आपको पता है कि इन्होंने आते ही इकोनॉमी के लिए जो है कुछ पॉइंट एजेंडाज बनाए थे, जिसके अंदर एक तो इनकम टैक्स के अंदर कट लगाने की बात की थी, जिसको बहुत ही नेगेटिवली जो है पूरी की पूरी आप कह सकते इकोनॉमी ने लिया था, और मार्केट्स बहुत ज़्यादा क्रैश होने लग गई थी यूके की। तो मार्केट क्रैश होने लग गई थी, फ्यूल और जो आपकी एनर्जी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट करने लग गए थे, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में चल गई थी। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा था कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो होने वाली है। और उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपने जो एजेंडाज थे उन्हें वापस भी ले लिया था कि ठीक है हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो डैमेज था वो हो चुका था। मार्केट्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा था, और जो यूके का ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा था। और बिजली के बिल तो इतने इतने आने लगे थे कि लोगों को बिजली ही यूज़ करनी बंद करनी पड़े। तो इस टर्मोइल के बीच में फिर इन्होंने अल्टीमेटली कंजर्वेटिव्स के प्रेशर के अंदर एग्जिट करने का फैसला जो है वो लिया है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की भी बात करते हो तो आप ये देख सकते हो, ये यूएसए का डाटा है सरकारी। इसके अंदर आप देख सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% से ऊपर चल रहा है, मतलब कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा है, और जो एनर्जी गैस और फ्यूल बिल्स हैं वो 70% तक चले गए हैं। तो देर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लेशन इन यूके, एंड जो इकोनॉमी है, जो उनकी मार्केट्स हैं, वो उसके कारण से दबती जा रही हैं, क्रैश होती जा रही हैं। अगर आप सोचिए 100% पे चला जाता है तो इसका मतलब आपका डबल हो जाएगा सारी चीज़ों का प्राइस, और आपकी इनकम में जो डबल तो छोड़िए, वो तो शायद 3% से ज़्यादा भी ना बढ़े। तो ये जो अनफंडेड टैक्स कट्स लगाने की बात की थी कि भाई हम टैक्सेशन कम कर देंगे हाई इनकम ग्रुप पे, उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, वो ज़्यादा पैसा जो होगा वो इकोनॉमी मार्केट में डालेंगे और मार्केट जो है रिवाइव कर जाएगी। ये सबसे बड़ा फेलियर इनकी गवर्नमेंट का बेसिकली साबित यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बनाती है, और कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर इसको बनाया जाता है।
कंपटीशन एक्ट से पहले हमारे पास था MRTP, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि 1969 का था, जिसको कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस कर दिया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ राघवन कमेटी। तो ये कंपटीशन कमीशन जो है क्या है, ये एक किस्म का स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही है, पर ये क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है, जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और इसके अलावा 6 मेंबर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5 एंड M6। तो ये 6 इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, और ये जो बॉडी है ये केसेस सुनती है अगर कहीं पे भी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कोई कंपनी ऐसी है जो कि कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में काम कर रही है, या कंपटीशन को ख़राब करने के लिए किसी तरीके की माल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है, उन सबको कर्ब करने के लिए ये बॉडी केसेस को सुनती है। क्योंकि ये केसेस को सुनती है इसीलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी अपने आप में हो जाती है। अगर हम चेयरमैन और मेंबर्स की बात करते हैं तो इंटीग्रिटी वाले लोग होने चाहिए, और जो चेयरपर्सन है उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज होनी चाहिए, राइट। और बाकी सबका भी जो है 15 ईयर्स प्रैक्टिस के अंदर हो, इकोनॉमी में, बिजनेस में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, तो जो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में परफेक्ट है फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, तो उस पर्सन को यहाँ पे चांस जो है वो दिया जाता है। अब ये केस सुन रहे थे गूगल के खिलाफ। गूगल के बारे में कहा जा रहा था गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करके हर एक एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दे रहा है, जिससे कि कंपटीशन को वो ख़त्म कर रहा है और मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आप देखिए कि आज से 2-3 साल पहले तक अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन्स लेते थे, सपोज़ करो आप वन प्लस का ही फ़ोन लेते थे, तो उसके अंदर वन प्लस का अपना इकोसिस्टम होता था, अपना डायलर होता था, मैसेजिंग ऐप होती थी, ब्राउज़र होता था, राइट। लेकिन आज अगर आप वन प्लस का फ़ोन लेते हो, शाओमी का फ़ोन लेते हो, या किसी भी और ब्रांड का एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, तो उसके अंदर आपको गूगल का ही डायलर, गूगल का ही मैसेजिंग ऐप, सब कुछ गूगल का मिलता है। और जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि गूगल का डायलर वगैरह कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो है नहीं, स्पेशली एज कम्पेयर टू मे बी वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस का, ठीक है। तो उसमें आपके लिए मजबूरी होगी कि आपको मैसेज करना है तो भी गूगल के ऐप से करना है, कॉल करना है तो भी गूगल के ऐप से करना है, ठीक है। अगर और कोई चीज़ है वो भी आपको गूगल के ऐप से करनी है, कैलेंडर भी गूगल का, ठीक है, रिमाइंडर्स भी गूगल के, टास्क भी गूगल के, हर एक चीज़ गूगल का। और जो जीमेल वगैरह है वो तो चलो गूगल की है ही है, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, राइट। तो और डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी गूगल का। तो इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप बेसिकली मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, और जो छोटे प्लेयर्स हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इन्होंने कहा कि एप्पल भी तो यही काम कर रहा है, तो उसके अंदर ये था कि एप्पल एक टोटली डिफरेंट चीज़ कर रहा है, एप्पल अपना इकोसिस्टम किसी और को दे ही नहीं रहा। तो एप्पल का जो iOS है वो आपको iOS डिवाइसेस में, यानी कि एप्पल डिवाइसेस में ही मिल रहा है। तो इसीलिए अगर उसके अंदर वो हर चीज़ में आई क्लाउड डाल रहा है, या आपके कॉन्टैक्ट्स के लिए उनका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आई क्लाउड के थ्रू आई फोटोज़ हो गया, आई मूवी हो गया, वट एवर इट इज़, तो वहाँ पे कोई चीज़ गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो अपना हार्डवेयर के साथ ही उसे बंडल करके बेच रहे हैं। अगर आप गूगल के पिक्सल फ़ोन्स, जो आपके खुद के फ़ोन्स हैं, उसके अंदर ये चीज़ करते हो तो ओके है। लेकिन आप तो हर ब्रांड को जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, यू आर फोर्सिंग देम कि तुम गूगल का ही प्री इंस्टॉल्ड ऐप का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करो। डायलर और कॉन्टैक्ट्स जैसी छोटी चीज़ में भी, कैमरा, इवन कैमरा भी आप गूगल का यूज़ करो। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, एंड इसीलिए 1400 करोड़ का पेनल्टी जो है गूगल के ऊपर लगाई गई है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको CCI के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा, एंड पेनल्टी क्यों लगाई उसके बारे में भी आपने जाना। एंड मेनली जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसमें से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कब बनी है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन में बनी है, कितने मेंबर्स होते हैं, एंड सो ऑन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज के लिए एक और नई स्कीम बना दी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा सिलेबस जो है वो बढ़ाते ही रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने UN सिक्योरिटी जर्नल जो है उनके सामने ये स्कीम लॉन्च की है, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE का फुल फॉर्म बनाया गया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जिससे कि हम सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफ साइकिल को जो है स्टार्ट करेंगे। इसको गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, और किस तरीके से हर एक पर्सन अपनी कैपेसिटी के अंदर एनवायरनमेंट का भला कर सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर सोलर पावर प्लांट्स बनाना, जो सोलर पावर पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल करना कैनाल्स के ऊपर, ठीक है, जिससे कि आपका वाटर का जो इवेपोरेशन है वो भी कम हो जाएगा। अब सपोज करो एक कैनाल जा रही है,
यहाँ पे आप एक पैनल लगा देते हो इस तरीके से। अब पैनल के ऊपर पड़ती है धूप, ठीक है जी। धूप पड़ने से पैनल रिफ्लेक्ट करता है और पैनल जो है आपकी एनर्जी बनाता है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। और क्योंकि इसके ऊपर पड़ गई छां, शैडो, तो शैडो के कारण जो वाटर है कैनाल का वो इवेपोरेट नहीं हुआ, सो रिड्यूसेस इवेपोरेशन। तो इस तरीके से रिड्यूस रीयूज वाली जो आपकी 3 R's होते हैं रिसाइकिल, उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो। तो एक तरफ से तो आपने सूरज की एनर्जी से एनर्जी जनरेट भी कर ली और दूसरा साथ के साथ आपने वाटर की अनड्यू इवेपोरेशन को भी बचा लिया, ठीक है जी। इसके अलावा जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उसके अंदर ही इस तरह की टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी कि वहाँ पे आप एनर्जी बना लोगे और जो आपकी वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे वाटर को इवेपोरेट होने से कम कर सकते हो। और अल्टीमेटली आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं आपने उनको भी अचीव कर सकते हो। और इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को ऑन द होल आप सिखा सकते हो कि आपको 3 R's का प्रयोग करना है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ताकि हम आगे से आगे अपने बच्चों को भी अर्थ को वैसे ही दे सके जैसे हमने इनहेरिट की थी। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ते भी हैं कि अर्थ इज़ नॉट या रिसोर्सेज आर नॉट समथिंग दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, रादर वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो बच्चों से हमने जो है उधार ली है, तो उधार की चीज़ तो हमें ढंग से वापस करनी ही है। Moving on to the next slide, it is about the low pressure that has been created in the Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर एरिया। और जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वहाँ पे साइक्लोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, उसने कहा है कि अगर ये लो प्रेशर एरिया इसी तरीके से बढ़ता रहता है, डिप्रेशन एग्रीवेट होता रहता है, तो यहाँ पर हमें जो है एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की संभावना है, एक साइक्लोन जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब साइक्लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरह के बेसिक साइक्लोन्स होते हैं, एक तो होता है ट्रॉपिकल और एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर मिड एल्टीट्यूड या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, फ्रंटल साइक्लोन्स या वेव साइक्लोन्स भी बोलते हैं। तो ये सब टाइप्स आप कह सकते हो हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। और जो अगर हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ही यूज़ करती है फॉर डिस्क्राइबिंग ऑल द साइक्लोन्स। एंड ये साइक्लोन्स जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बनते हैं। मतलब कि मोटे भाषा में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाले हो गए ट्रॉपिकल, बाकी सारे हो गए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो विंड्स हैं अगर वो गेल फोर्स होती है, मतलब कि 63 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से जो विंड्स हैं वो वहाँ पे ब्लो कर रही हैं। और विंड्स जो हैं वो सर्कुलर पैटर्न के अंदर चल रही है, सर्कुलर पैटर्न के अंदर अगर वो होंगी तभी तो जो है साइक्लोन जैसी डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होगी। अब इन्हीं सब में एक आता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन साइक्लोन का ऑपोजिट होता है जिसके अंदर आउटवर्ड जा रही होती है विंड्स और हाई प्रेशर होता है सेंटर में। तो यहाँ पे लो प्रेशर था, उसमें हाई प्रेशर होता है सेंटर में। तो सेंटर में हाई प्रेशर है और विंड जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो जो एंटी साइक्लोन विंड्स होती हैं ये क्लॉकवाइज चलती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और एंटी क्लॉकवाइज चलेगी इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये आपको ज़रूर पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन बड़े आराम से बनता है कि जो आपका एंटी साइक्लोन है उसके बीच में क्या है, उसके बीच में हाई प्रेशर, क्लॉकवाइज चलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा सदर्न हेमिस्फेयर में। और साइक्लोन के अंदर क्या था, साइक्लोन के अंदर था लो प्रेशर जो हमने कहा कि बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अगर आपका है तो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये सदर्न हेमिस्फेयर है तो ये होगा क्लॉकवाइज। तो जो बेसिकली आपकी शेप है कि क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द हेमिस्फेयर एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि बीच में लो प्रेशर है कि हाई प्रेशर है। लो प्रेशर है तो वो साइक्लोन है, अगर वो हाई प्रेशर है तो एंटी साइक्लोन है। सो दिस वाज इट फॉर द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब आ जाते हैं हमारे MCQ पे।
तो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की बात करें तो डीपीएसपी का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी। अगर आप बात करते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा था, ये लेकिन मॉडर्निस्टिक विचार है, होना चाहिए। पंचायत की वो बात करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल एरियाज की बात करते हैं, और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ की वो कोई भी बात नहीं करते हैं। तो इट वॉज एन ईजी गेस, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन पे। तो मेंस का क्वेश्चन भी आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट इंडिया फ्रॉम एनैक्टिंग फॉर इट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आपको एक तो यूसीसी समझाना है कि आर्टिकल 44 के अंदर दिया हुआ है, क्या इसकी नीड है, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, और क्या इसमें वे फॉरवर्ड है। साथ में आपको एग्जांपल देना है गोवा का, जहाँ पे ये ऑलरेडी इन प्लेस है बिकॉज ऑफ द पोर्चुगीज सिविल कोड, क्योंकि पोर्चुगल के अंदर जो है गोवा कॉलोनी था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी है। इट इज़ अ फेयरली ईजी क्वेश्चन, अगर आपने अच्छे से क्लासेस लगाई हुई हैं तो आप इसे बड़े ही आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इंटरपोल की। तो जैसे मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री 90th इंटरपोल जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम शॉर्ट में इंटरपोल बोलते हैं, और ये किस्म से इंटरनेशनल पुलिस है। तो बीइंग अ वर्ल्ड वाइड पुलिस, ये सभी पुलिस ऑफिसर्स की कोऑर्डिनेशन, चाहे वो इंटर कंट्रीज़ हो, विद इन द स्टेट्स हो, या डिफरेंट डोमेन्स में हो, उन सब की कोऑर्डिनेशन और क्राइम कंट्रोल की तरफ एम करती है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लियोन में है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 7 वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हैं, या रीजनल सेंटर्स आप कह सकते हो, और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है 194 कंट्रीज़ में, जो कि इसके मेंबर्स हैं। लियोन फ्रांस में पड़ता है। ये कुछ फैक्ट्स है इससे रिलेटेड। तो अगर हम बात करें इंटरपोल की कि क्या कुछ ये प्रोवाइड करती है, तो इट विल प्रोवाइड यू इन्वेस्टिगेटिंग सपोर्ट, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग, लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर आप क्या कुछ नया ला सकते हो, क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो 3 मेजर एरियाज़ हैं ट्रांस नेशनल क्राइम्स के, या ट्रांस नेशनल मतलब इंटरनेशनल क्राइम्स के, जैसे कि टेररिज्म हो गया, देश टू देश हो सकता है, साइबर क्राइम हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इन तीनों के अंदर ही इसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करती है। इसके अलावा इसके अंदर हर तरह का क्राइम आ जाता है जो कि अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी हो, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, आपके ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या वाइट कॉलर क्राइम्स हो गए, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया, जो जैसे टॉरेंट्स वगैरह पे चीज़ें लीक हो जाती थी उनको भी ये ट्रैक करती हैं। इसके अलावा जो एक क्रिमिनल डाटाबेस बनाना और कम्युनिकेशन बनाना, अगेन इसके अलावा आपके सारे सीज डॉक्यूमेंट्स को रखना, उनकी ट्रांसपेरेंशन को इंश्योर करना, और ट्रांसलेशंस को करना, वो सारा कुछ ये करते हैं। अगेन जैसा कि लोग सोचते हैं कि इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो ये इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, मोस्टली ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। इसके अलावा इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, तो एनुअल कंट्रीब्यूशन इसकी सारे के सारे मेंबर पुलिस फोर्सेस देती हैं, और उसके बाद इलेक्शंस के थ्रू इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी और प्रेसिडेंट को चुना जाता है। न्यूट्रल होता है ये, तो मतलब कि कोई भी आप कह सकते हो किसी कंट्री को या पॉलिटिकल या मिलिट्री या रिलीजियस बिलीफ को एंडोर्स नहीं करता, क्योंकि इसका काम टोटली डिफरेंट है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सीबीआई जो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे।
जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।